गांव में एक और सुहाना दिन है। अखाड़े के पास हीरा लाल खड़ा है। वो मजबूत शरीर वाला और आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी है। वो बलवंत को देखकर हंस रहा है। बलवंत एक तरफ बैठा है। उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और वो थका हुआ सा हाफता हुआ आराम कर रहा है। अरे बलवंत, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास ताकत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, ये मर्दों का खेल है। तभी सागर जल्दी से बलवंत के पास आता है और उसे सहारा देकर उठाता है। वो बलवंत का चेहरा साफ करता है। बलवंत, चलो यहाँ से। हीरा लाल से जीतना नामुमकिन है। ये हर बार तुम्हें चोट पहुँचाता है। हम घर चलते हैं। बलवंत की आंखों से गुस्से के आंसू बहने लगते हैं। हर बार ऐसा ही होता है सागर, मैं हमेशा हार जाता हूँ। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे मैं कभी किसी से ना हारूं। हीरा लाल अब भी बलवंत का मजाक उड़ा रहा है। सागर बलवंत को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी ठंडी रात में गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है। बलवंत मंदिर में बैठा है। वो अपनी किस्मत और कमजोर शरीर को लेकर दुखी है और रो रहा है। हे भगवान, मुझे सबके सामने हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे ऐसी ताकत दीजिए कि कोई मुझे हरा ना सके। मैं बस एक बार सबको जीत कर दिखाना चाहता हूँ। अचानक मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगती है। बलवंत डर और हैरानी में पीछे हट जाता है। तभी उस चमकती हुई रोशनी से एक आवाज गूंजती है। बलवंत, मैं तुम्हारी सच्ची पुकार से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारोगे। बलवंत मुस्कुराता है। क्या ये सच है? क्या मैं अब कभी नहीं हारूंगा? धन्यवाद भगवान, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। वो जादुई रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। बलवंत अपने हाथों को देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन हीरा लाल चाय की दुकान पर बैठा होता है। वो गांव वालों के साथ चाय पी रहा होता है और अपनी ताकत दिखा रहा है। तभी बलवंत वहां आता है। उसके चेहरे पर अब ज्यादा आत्मविश्वास है। वो सीधा हीरा लाल के सामने खड़ा हो जाता है। हीरा लाल, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत पर। आ जाओ मेरे साथ दो दो हाथ करने। देखते हैं कौन किससे डरता है। गांव वाले बात करना बंद कर देते हैं और हैरानी से बलवंत को देखने लगते हैं। हीरा लाल अपना चाय का ग्लास नीचे रखता है और गुस्से में खड़ा हो जाता है। लगता है कल की मार भूल गए हो बलवंत। आज फिर से हड्डियां तुड़वाने का मन है क्या? चलो आ जाओ। कुछ समय बाद बलवंत और हीरा लाल अखाड़े में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और कुश्ती शुरू होती है। हीरा लाल बलवंत का गला पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बलवंत उस पर भारी पड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। हीरा लाल नीचे गिरता है और दर्द से चीख उठता है। उठो हीरा लाल, क्या हुआ? तुम तो गांव के सबसे ताकतवर इंसान हो ना, अब क्या हुआ? गांव वाले चौंक जाते हैं और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। बलवंत हीरा लाल को हराकर गर्व से खड़ा रहता है। हीरा लाल बिल्कुल हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। रात को बलवंत जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। उसकी माँ पार्वती एक एक करके गरम रोटियां बना रही है। सुबह की जीत की वजह से बलवंत बहुत खुश दिख रहा है, लेकिन पार्वती के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। बलवंत उससे बात करने की कोशिश करता है। माँ, तुमने सुना नहीं क्या? आज मैंने हीरा लाल को एक झटके में गिरा दिया। अब इस पूरे गांव में सब मुझसे डरेंगे। पार्वती रुक जाती है और तनाव भरी नजरों से अपने बेटे को देखती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। बेटा, ताकत का आना अच्छी बात है, लेकिन घमंड का आना बहुत बुरा है। ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। बलवंत चिढ़ जाता है। माँ, तुम नहीं समझोगी। अब जब मैं सबसे आगे हूँ तो तुम मुझे घमंडी कह रही हो। मैं अब किसी के सामने नहीं झुकने वाला।
बलवंत गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। पार्वती अभी भी चिंता में होती है। अगले दिन बाजार पूरी तरह भरा हुआ है। सागर एक फल की दुकान पर अपने लिए फल खरीद रहा है। तभी वो बलवंत को देखता है, जो अपनी ताकत से गांव वालों को डरा रहा है। सागर बलवंत के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बलवंत, ये तुम क्या कर रहे हो? उनसे ऐसे बात मत करो, वो सब डर रहे हैं। तुम मुझे मत सिखाओ सागर। अब मैं इस गांव में सबसे ऊपर हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा उसको मुझसे भिड़ना होगा। आसपास के गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगते हैं और बलवंत से दूर हटने लगते हैं। अब कोई भी उसके पास खड़ा नहीं रहना चाहता। बलवंत इस बात की परवाह नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। उसी दिन बलवंत चारपाई पर बैठा है और अपनी बाहों की मालिश कर रहा है। तभी सागर आता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। बलवंत, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम बदल गए हो। पूरा गांव तुमसे नफरत करने लगा है। कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के थे बलवंत। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने अपना ये घमंड नहीं छोड़ा तो तुम पूरी तरह से अकेले हो जाओगे। बलवंत चारपाई से उठता है और सागर को अपने से दूर धक्का दे देता है। सागर बलवंत के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो जाता है। आज से तुमने अपनी दोस्ती भी खो दी। तुम्हारे पास ताकत तो है, पर तुम्हारा दिल बिल्कुल खाली हो चुका है। ये कहकर सागर वहाँ से चला जाता है। उसी रात कुछ गांव वाले हीरालाल और सागर के साथ चौपाल के पास घेरा बनाकर बैठते हैं और बातें कर रहे हैं। तभी बलवंत भी बातचीत में शामिल होने के लिए वहाँ आता है, लेकिन जैसे ही सब उसे देखते हैं वो चुपचाप हो जाते हैं। चलो भाइयों, यहाँ घमंडी बलवंत आ गया है। इसके साथ बैठने से अच्छा है कि हम घर चलें। हाँ, हमें किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसका घमंड उसके उम्र से बड़ा हो। एक ही पल में सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बलवंत पीछे बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो सबसे ताकतवर हूँ ना, फिर भी कोई मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? बलवंत अपने हाथों को देखता है। इन हाथों में हर कुश्ती जीतने की ताकत है, लेकिन एक भी दोस्त को पास रखने की समझ नहीं। उसी रात पार्वती बिस्तर पर लेटी है। वो ठंड से कांप रही है, तेज सांसें ले रही है और खांस रही है। तभी बलवंत घर में आता है और समझ जाता है कि उसकी माँ को बुखार है। माँ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। बलवंत डॉक्टर को बुलाने के लिए तेजी से घर से बाहर दौड़ जाता है। बलवंत दौड़ते हुए डॉक्टर के घर पहुंचता है। वो मदद के लिए उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। डॉक्टर बाबू, जल्दी बाहर आइए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर दरवाजे के पास वाली खिड़की को खोलता है। वो गुस्से में दिख रहा है। यहाँ से चले जाओ बलवंत। तुमने कल मेरे बेटे को बाजार में पीटा था ना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुमसे टकरा गया था। मैं एक घमंडी के घर नहीं चल सकता। अपनी ताकत से अपनी माँ को ठीक कर लो ना। इतना कहकर डॉक्टर खिड़की बंद कर देता है। मेरी मदद कर दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर बलवंत की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये ताकत उसे वो सम्मान नहीं दे पाई जो वो हमेशा चाहता था। वो एक पल भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। बलवंत दौड़ते हुए उसी मंदिर में पहुँचता है जहाँ पहले उसकी इच्छा पूरी हुई थी। वो मूर्ति के सामने सीधा झुककर प्रणाम करता है। हे भगवान, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, ये ताकत नहीं चाहिए। ये एक श्राप है। इसने मुझसे मेरी माँ की सेहत, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और पूरा गांव छीन लिया। एक बार फिर से मूर्ति से वही तेज रोशनी चमकने लगती है। बलवंत, तुम तो कभी ना हारने वाले लड़के हो, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो हर लड़ाई जीती है। नहीं भगवान, मैं हर लड़ाई जीत गया, पर जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार गया। मुझे ये ताकत नहीं चाहिए। प्रतीत होता है
तुम्हें असली ज्ञान प्राप्त हो गया है। बलवंत, जाओ, तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाएंगी। इसके बाद रोशनी गायब हो जाती है। बलवंत उठता है और भगवान का धन्यवाद करता है। अब वो खुद को वैसा ही स्वीकार कर चुका है जैसा वो है। कुछ दिनों बाद गांव का अखाड़ा फिर से लोगों से भरा हुआ है। सागर और पार्वती भीड़ के पास खड़े हैं। पार्वती अब बिल्कुल स्वस्थ और खुश दिख रही है। बलवंत अखाड़े के अंदर खड़ा है। वो हीरा लाल के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर पूरी भीड़ हैरानी से उसे देखने लगती है। मुझे माफ कर देना, मैंने घमंड में आकर आपका और सबका दिल दुखाया। आज मैं यहाँ किसी को हराने नहीं बल्कि अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने आया हूँ। कोई बात नहीं बलवंत, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम अभी भी हमारे भाई हो। आओ, एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। दोनों एक बार फिर कुश्ती लड़ते हैं। हीरा लाल जल्दी ही बलवंत को नीचे दबा देता है और कुश्ती जीत जाता है। हार के बाद भी बलवंत के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। ये हार ईमानदारी की है और मुझे तुमसे हार कर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सागर बलवंत के पास आता है। मेरा पुराना दोस्त वापस आ गया। सभी गांव वाले कुश्ती से तालियां बजाते हैं और उत्साह से चीयर करते हैं। बलवंत असली ताकत का मतलब समझ जाता है। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।